तो हमने इतना रगड़ दिया कि मैं मज़ीद इसको डिस्कस ही नहीं करता, हम आगे मूव करते हैं कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस के टॉपिक। ठीक है जी, तो नया टॉपिक है। फाइनली हमारा जो सेकंड सेक्शन था जिसमें हमने, या थर्ड सेक्शन कह लें, पहले प्रोसेसर बनाया, फिर पाइपलाइन किया, फिर उसके अंदर मेमोरी रिलेटेड जो कुछ था, यानी कि कैशेज, वर्चुअल मेमोरी, वो हमने सब कुछ कवर कर लिया। और अब हम कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस को कवर करना चाहते हैं। सो कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन से पहले हम एक रिवीजन सी थोड़ी सी डाटा हैज़र्ड्स की कर लेते हैं। हमने कहा था 3 तरह के डाटा हैज़र्ड्स हैं, ठीक है। सो जो सिंपल पाइपलाइन हमने बनाई थी, जो क्लासिक 5 स्टेज पाइपलाइन थी हमारी, उसके अंदर हमने कौन सा कहा था कि हैज़र्ड होगा, कौन सा नहीं होगा? रीड आफ्टर राइट होगा, बाकी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि क्या वजह थी कि बाकी नहीं होंगे? चलो वो वजह भी आ जाती है कि क्यों नहीं होंगे। सो रीड आफ्टर राइट क्या चीज़ थी कि अगर एक इंस्ट्रक्शन एक रजिस्टर पर लिखवा रही है और उससे अगली इंस्ट्रक्शन उस रजिस्टर को पढ़ रही है, तो जब तक पिछली इंस्ट्रक्शन का राइट बैक ना हो जाए, तब तक अगर अगली इंस्ट्रक्शन ने रीड कर लिया रजिस्टर से, तो पुरानी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो पहली वाली इंस्ट्रक्शन लिखवाएगी अपना रिजल्ट रजिस्टर पे, उसके बाद अगली रीड करेगी, तभी चीज़ चलेगी। और अगर ऐसा मतलब ऑब्वियसली इससे तो चीज़ें स्लो हो जाती हैं, तो इसका हल हमने क्या किया था? बाईपासिंग की थी। बाईपासिंग में हमने कहा था कि यार ठीक है, राइट बैक ना हो, कंप्यूट हो चुका हो तो वहाँ से उठा लो, जहाँ से भी उठा सकते हो, यानी कि एग्जीक्यूट स्टेज पे वहाँ से उठा लो, राइट बैक स्टेज से है वहाँ, मेमोरी एक्सेस स्टेज पे वहाँ से उठा लो। तो एक तो ये था। राइट आफ्टर रीड ये था कि अगर कोई चीज़ रीड हो रही है और आप उसको बाद में राइट कह रहे हैं, तो तब ना कोई प्रॉब्लम है। इसमें क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? तो इसमें प्रॉब्लम ही क्यों आएगा, सवाल पैदा होता है ना। हमारे केस में पीछे नहीं आ रहा था, लेकिन ज़हन में ख्याल पैदा होता है कि यार पिछली इंस्ट्रक्शन रीड कर रही थी, करती रहे, हम तो बाद में लिखवा रहे हैं। बाद में लिखवाने से क्या मसला पैदा हो सकता है? बज़ाहिर तो कोई नहीं हो सकता। अच्छा, ये वाला इसका जो मसला है बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, लेकिन इसका मसला तब पैदा हो सकता है जब चीज़ें आउट ऑफ ऑर्डर चल सकती हूँ, ठीक है। कि आपकी जो आगे वाली इंस्ट्रक्शन है वो पहले कंप्लीट हो जाए और पीछे वाली इंस्ट्रक्शन जो है उसने वो R1 को अभी भी पुरानी वैल्यू पढ़नी थी, वो किसी वजह से रुकी हुई है, ठीक है। तो और वो वजह भी आना शुरू हो जाएंगी आगे जाके, ठीक है। तो राइट आफ्टर रीड नाम से बड़ा आसान है कि राइट आफ्टर रीड का अंदर पहले रीड हुआ बाद में राइट हुआ, ठीक है। तो जो भी अगर सेम चीज़ कहीं पे रीड हो रही है और बाद में राइट हो रही है, तो ये उस चीज़ के अंदर। और राइट आफ्टर राइट भी सिमिलर प्रॉब्लम है, ठीक है। कि बाय डिफ़ॉल्ट तो इसमें कोई मसला नहीं है कि यहाँ पर R3 पर हमने राइट करवाया था, दोबारा R3 पर राइट करवाया, तो बज़ाहिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर चीज़ें आउट ऑफ ऑर्डर ख़त्म हो सकती हो, तो ये हो सकता है कि ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है ये बाद में कंप्लीट हो और ये वाली इंस्ट्रक्शन पहले कंप्लीट हो जाए। तो अगर ये वाली बाद में और वो वाली पहले कंप्लीट हुई, तो जब पहले वाली कंप्लीट हो चुकी होगी, जो कि असल में बाद में कंप्लीट होगी, तो पुरानी वैल्यू लिखी हुई होगी, ना कि नई वाली। जबकि आगे वाला कोड, जब आप कोड लिख रहे होते हैं, तो आप ऐसे तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते कि हो सकता है दरमियान में कभी कोई वैल्यू चेंज हो जाए, तो कोड लिखने वाला ये हिसाब नहीं रख सकता, ठीक है। तो इसका मतलब हार्डवेयर को ये गारंटी देनी है कि नहीं भाई, ऐसे केस में मैं गड़बड़ नहीं करूँगा, ठीक है। और आपने कुछ अरसे में हार्डवेयर बनाना है, तो आपको तो आइडिया है, रखना ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह रजिस्टर वर्सेस मेमोरी डिपेंडेंस एक चीज़ है। रजिस्टर में जो डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस हम कहते हैं रीड आफ्टर राइट को, ठीक है। कि जिधर हमने राइट किया था उसको हम रीड करें, ठीक है। इनके यानी इधर शायद लिखा हो, हाँ यहाँ पर लिखा भी हुआ है, उसको डिपेंडेंस कहते हैं, इसको एंटी डिपेंडेंस कहते हैं, इसको आउटपुट डिपेंडेंस कहते हैं। मैंने ये नाम इसलिए नहीं जिक्र किए क्योंकि नाम इतने मैटर नहीं करते, क्योंकि अगर आपको रीड आफ्टर राइट, राइट आफ्टर रीड पता है तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर कभी देखें किसी ने डिपेंडेंस यूज़ किया हुआ है या एंटी डिपेंडेंस या आउटपुट डिपेंडेंस यूज़ किया हुआ है, तो आपको ये याद आ जाना चाहिए कि हाँ ये उसी किस्म का हैज़र्ड है। इस वाली स्लाइड को आके चेक कर लूँगा कि वो क्या करना चाहता है, ठीक है, ओके। अच्छा, मेमोरी में ना थोड़ा सा एक और मसला ये होता है कि अगर मैंने लेट से स्टोर वर्ड किया और उसके बाद लोड वर्ड किया, ठीक है, तो इधर पहली वाली इंस्ट्रक्शन है स्टोर की,
जो कि कह रही है कि मेमोरी के इस इंडेक्स पे लिखवाना चाह रही हूँ, रजिस्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट, जो हमने स्टोर वर्ड में देखा था कि एक रजिस्टर में ऑफसेट ऐड करके हम उस जगह पर लिखवाते हैं। इसी तरह रीड करते हुए भी हम रजिस्टर में ऑफसेट ऐड करके रीड कर लेते हैं। अब हो सकता है कि हम जो जहाँ से रीड करें वो R1 ना हो, यानी पहले तो हम देख रहे थे ना सेम रजिस्टर है, इस केस में अगर सेम रजिस्टर ना भी हो तब भी प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है कि R1 भी ना हो और ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी फ़र्क हो, लेकिन इन दोनों को जब जमा करते हो तो सेम एड्रेस बन जाता हो। बात समझ आ रही है ना, कि हो सकता है कि R1 में पड़ा हो 10 और डिस्प्लेसमेंट पड़ी हुई हो 10, ठीक है, और R4 में पड़ा हो 12 और डिस्प्लेसमेंट पड़ी हुई हो 8, ठीक है। दोनों केस में जब जमा करें तो 20 आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहली वाली भी इंस्ट्रक्शन 20 एड्रेस पर लिखवा रही है, दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन 20 एड्रेस से पढ़ रही है। तो इसका मतलब है जो सेकंड वाली इंस्ट्रक्शन है उसको वेट करना चाहिए कि स्टोर हो जाए उसके बाद उठाएं, ठीक है। या हमने दरमियान में पीछे एक स्टोर बफर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि वो उससे कंपेयर करेंगे यार मेरा एड्रेस मैच नहीं कर। लेकिन फ़र्क इसमें क्या है कि सिर्फ रजिस्टर को देखते हुए आप नहीं बता सकते, आपको रजिस्टर जमा ऑफसेट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो दोनों की कंपेयर करनी है। तो ये इसके अंदर एक फ़र्क है। तो ये जो रीकैप था डिपेंडेंस, आउटपुट डिपेंडेंस वगैरह, यानी या इसको क्या लेंगे, हमने 4 चीज़ें देख ली, रीड आफ्टर राइट, राइट आफ्टर रीड, राइट आफ्टर राइट, और ये मेमोरी वाला काम। ये 4 अब हमारे ऐसे प्रॉब्लम है जिनको हमने जो हमें आगे दोबारा रीऑकर होने वाले हैं, ठीक है। तो पहले जब हमने किया था तो इनमें से सिर्फ रीड आफ्टर राइट ऑकर होता था और जिसको हमने बाईपासिंग से पार्शली सॉल्व कर लिया था। तो अब हमने इसका कुछ हल करना है, ठीक है। लेकिन पहले तो हम देखेंगे कि ये पैदा क्यों होंगे दोबारा, ठीक है। यानी अगर हमने तो क्लासिक पाइपलाइन पढ़ी है उसमें तो वो पैदा ही नहीं होते, तो पैदा क्यों होंगे और ज़रूरत क्या पड़ी हमें इस तरह की करने की। तो इस एग्जाम्पल में अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, ठीक है। एफ का मतलब है आप समझे फ्लोटिंग पॉइंट के ऑपरेशन हो रहे हैं। फ्लोटिंग पॉइंट वीएन हो रही है, फ्लोटिंग पॉइंट लोड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐड हो रहा है, और आगे फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स हैं जिस तरह नॉर्मल रजिस्टर्स होते थे, ठीक है। अब एक्स के बजाय हमने उसके F0, F1, F2 लिखना शुरू किया। सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि पहले में हम F6 से F4 को डिवाइड कर रहे हैं, अगले में कहते हैं X3 जो कि हमारा इंटीजर रजिस्टर था, क्योंकि इसमें F नहीं लगा हुआ तो नॉर्मल था, क्योंकि एड्रेस कैलकुलेशन में अभी भी इंटीजर रजिस्टर यूज़ होंगे। तो हमने कहा कि X3 + 45 से जो एड्रेस बनेगा वो वहाँ से उठा के F2 में ले आओ एंड सो ऑन। सो अब इस जगह पे रीड आफ्टर राइट कहाँ पर आ रहा है? नजर आ रहा है कहीं पे रीड आफ्टर राइट है? मिसाल के तौर पर पहली इंस्ट्रक्शन जो है वो F6 पे लिखवा रही है, बाद में कोई रीड कर रहा है F6 को? कौन? I4 भी कर रहा है, I5 भी कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास रीड आफ्टर राइट हैजर्ड एक ये है, फिर ये भी है, ठीक है। फिर इसी तरह F2 जो है सेकेंड इंस्ट्रक्शन जो है वो भी आगे अगली इंस्ट्रक्शन में भी यूज़ हो रही है, उससे अगली में भी यूज़ हो रही है, ठीक है, उससे आखिरी वाली में भी यूज़ हो रही है, राइट। और F0 भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, आगे F8 भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे रीड आफ्टर राइट हैजर्ड इसमें आने का चांस हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कितनी लंबी पाइपलाइन डेप्थ है। और व्हाट अबाउट राइट आफ्टर रीड? पहली जो है वो F6 को रीड कर रही है, तो क्या बाद वाला कोई उधर राइट कर रहा है? सबसे आखिरी वाली शेद का, लेकिन उससे ज़्यादा कोई क्लियर केस नज़र आ रहा है इधर हमें? F2 पे दूसरी लिखवा रही है, पहले नहीं हो रहा। F0 पे लिखवा रहे हैं, पहले नहीं हो रहा। F8 पे लिखवा रहे हैं, पहले नहीं हो रहा। F10 पे लिखवा रहे हैं, वो भी पहले। F4 क्या? जी पर राइट ही नहीं हो रहा ना, राइट आफ्टर रीड, तो जो रीड हो रहा हो तो F6 वाला लग रहा है केस सिर्फ है। सो ये वाला भी है F6 वाला, ठीक है, ये वाला भी है F6 वाला, ठीक है, ऊपर वाला नहीं डला हुआ लेकिन वो भी है, ठीक है। और राइट आफ्टर राइट जो है वो एक ही हो रहा है क्योंकि दो ही जगह पे राइट F6 पे हो रहा है, तो हमें नज़र आ रहा है कि F6 पे और बाकी कोई कॉमन नहीं है नज़र आ रहा है। तो ये हमारे हैज़र्ड्स हैं जो कि पोटेंशली आ सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस में गैप हो तो हो सकता है कि वो ना आए, लेकिन हमें हार्डवेयर में मसले आ सकते हैं। हाँ
आखिरी वाला, लास्ट वाला, राइट आफ्टर राइट ये होता है कि जिस जगह पर हमने लिखवाया था उसी पे दोबारा उसी रजिस्टर पे कोई और ना लिखवा रहा हो। तो इसमें पहली इंस्ट्रक्शन भी F6 पे लिखवा रही है, आखिरी वाले भी F6 पे लिखवा रही है। तो अगर दोनों कॉमन आ जाए आखिर वाले जिस पे लिखवा रहे हैं तो उसको हम राइट आफ्टर राइट कहते हैं, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा अभी वो हमने नहीं देखा, लेकिन हमने कहा है कि ये हमें पता होना चाहिए कि ये 3 किस्म क्या है। तो प्रॉब्लम तब आएगा जब चीज़ें आउट ऑफ ऑर्डर चल सकती हैं, ठीक है। तो अब आगे जो हमारे 1-2 हफ्ते हैं या 2 या 3 लेक्चर तो कम से कम मेरा ख्याल है लगेंगे, हो सकता है 4 लगे मोस्ट लाइकली, उसमें हम आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करेंगे, मोर क्लोज टू जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और इनमें सब में चल रहा होता है कि जो रियल प्रोसेसर्स में ज़्यादातर होता है कि चीज़ें आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकती हैं। अच्छा, तो अब कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन हम जिसको कह रहे हैं उसमें जी पूछे, कुछ पूछ रहे थे यार? नहीं, मेरा मुंह उस तरफ होगा तब उससे पूछेंगे, ठीक है। सो अब मुझे तुम्हारी आवाज़ की पिच भी जो है ना उसकी पहचान होगी है कि किस फ्रीक्वेंसी पे होती है, ठीक है। यानी तुम्हारी, हाँ तुम्हारी तरह वो भारी सी आवाज़ है ना, तो मर्दाना आवाज़ होती है ऐसे ही, तो वो मैं इधर मुँह करूँगा और तुमने बोला तो मुझे पता फिर भी चल जाएगा, ठीक। हाँ, उम्र का तकाजा है, बाकी से बड़े हैं थोड़ा चलिए कोई बात नहीं, तजर्बा है ना भाई इसमें क्या। ओके, सो वो हमारे साथ एक था लड़का, जब हम पढ़े थे तो वो कहते हैं वो पहले एक और यूनिवर्सिटी में 2-3 साल लगा कर हमारे साथ आया हुआ था, वो काफ़ी शोर लगाने वाला था। तो एक कैलकुलस का हमारा बड़ा मुश्किल सा पेपर था, तो वो उठ के कहता है कि मेरा 6 साल का तजर्बा है पेपर देने का, इतना मुश्किल पेपर मैंने आज तक नहीं देखा, ठीक है। तो आपका वो वाला हिसाब तो नहीं है, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन की ज़रूरत क्यों पड़ी है? जी राहील, अगर कोई इंटरेस्टिंग बात है तो आप सारों से शेयर कर सकते हैं, लेकिन या उसको भी नहीं समझ आई या बताने वाली नहीं है तो फिर नाम पे चले, ओके। लेकिन डिस्टर्बेंस कम करें। कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन जो है वो क्या चीज़ है, मतलब मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ये है हमारी इसमें कि क्यों कर रहे हैं कि जब भी हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट हमने लगाना है, जो कि जनरली हम लगाना चाहते हैं कि हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को भी ऐड मल्टीप्लाई कर सकें, तो फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन एडिशन आपको याद होगा कि जब हमने शुरू में एडर मल्टीप्लायर पढ़े थे तो हमने नहीं पढ़ी थी, ठीक है। क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन एडिशन थोड़ी सी मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उसमें आपने एक्सपोनेंट अलहदा सेव किया होता है, मेंटिस अलहदा सेव किया होता है, और तब आप उसके मतलब उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। बेस सेम करेंगे, पावर्स ऐड करेंगे, कुछ इस तरह काम कर रहे होंगे, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और लेकिन वो अमूमन एक साइकिल से ज़्यादा लेने वाला काम होता है, यानी कि उसको आप मल्टीपल साइकिल में करते हैं। और उस पे बढ़ के ये कि अगर फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन भी करनी है तो फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन कई दफ़ा उससे भी ज़्यादा साइकिल लेती है, या बाज़ का तो उसके साइकिल वेरिएबल भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ भी हो सकती है कि वो पार्शली पाइपलाइन हो, कि यानी कि वो हर साइकिल में डाटा ले ही नहीं सकती हो, ओके भाई मैंने इस साइकिल में लिया, अब मैं 2 साइकिल बाद ही दोबारा बात करूँगा, ठीक है। तो इस किस्म के यूनिट्स में अब रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो जब ऐसी रिक्वायरमेंट आएंगी तो हमारी क्लासिक पाइपलाइन स्टेज तो थोड़ा सा फोत हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये है कि मेमोरी सिस्टम की भी वेरिएबल एक्सेस टाइम होता है, कि जब अब हमने मेमोरी सिस्टम पढ़ लिया है, हमने कैशेस पढ़ लिए हैं, तो कैश की भी हिट होगी, कैश की भी मिस होगी, हिट हुई तो कोई और टाइम है, मिस हुई तो कोई और टाइम है, L2 में मिल गया तो कोई और टाइम है, L3 में मिल गया तो कोई और टाइम है, मेमोरी से जाके लाना पड़ा तो कोई और टाइम है। तो जब वेरिएबल टाइम आ जाए तो तब भी आपको ये प्रॉब्लम आ जाता है, स्पेशली आप अगर ये चाहते हैं कि अगर एक इंस्ट्रक्शन फंसी हुई है लोड में तो आप रोके ना बल्कि आगे चल सके, ठीक है। तो तब आपको ये होगा कि अगली वाली इंस्ट्रक्शन चल जाएगी और पीछे लोड जो है वो बाद में कंप्लीट होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर मल्टीपल अरिथमेटिक एंड मेमोरी यूनिट लगे हो, यानी कि एक से ज़्यादा यूनिट लगा दें, आप कहेंगे यार एक एडर नहीं है, मल्टीपल एडर लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक एडर अगर कर रहा है फ्लोटिंग पॉइंट एडर, दूसरे फ्लोटिंग पॉइंट एडर पे दूसरी इंस्ट्रक्शन चला दो, इस किस्म के काम। तो जो रियल प्रोसेसर होते हैं उनमें जनरली ऐसे ही होता है कि मे बी आपके पास 4 ALU लगे हुए हों, ठीक है, और आप पीछे से
हार्डवेयर खुद सिलेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छा यार इंस्ट्रक्शन आ रही है और इंस्ट्रक्शन जो है वो एक एक करके फैच ना कर रहा हो, वो हो सकता है कि 25-30 या 40-50 इंस्ट्रक्शन इकट्ठे फैच करता हो और हार्डवेयर कैलकुलेट करता हो कि यार अच्छा कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है इस वक्त चल सकती है, उसको जो सा फंक्शनल यूनिट फारेग है उस पर डाल दो, ठीक है। तो ये दैट्स मोर लाइक ए रियल प्रोसेसर जो कि बनते हैं, ठीक है। कोर्स में वो एग्जैक्ट पढ़ाना इसलिए मुश्किल होते हैं कि पहले बेसिक समझ आ जाए, तो दूसरा ये कि उसमें ज़्यादा डिज़ाइन एफर्ट चाहिए होती है जो कि अमूमन बड़ी टीम्स कर रही होती हैं, ठीक है, बजाय वो छोटी टीम के। सो अब जो हमारी कहते हैं पाइपलाइन बन जाएगी, ये अब पुरानी स्टेजेस जो थी वो उसी तरह इंस्ट्रक्शन फैच, डिकोड और राइट बैक उसी तरह हैं। अब ये जो पूरा एग्जीक्यूट वाला था, इसमें अब हमने कहा कि वो जो ALU और मैम वाली हैं वो तो उसी तरह है, राइट। लेकिन आपके पास अब फ्लोटिंग पॉइंट का ऐड, फ्लोटिंग पॉइंट का मल्टीप्लायर और अगर कोई और यूनिट भी हैं और फ्लोटिंग पॉइंट डिवाइडर यूनिट, ये अब आपने नए ऐड करने हैं कि हमने ये भी करने हैं। तो एक जो नई स्टेज हमने पीछे डाल दी है वो है इंस्ट्रक्शन इशू करने की, कि जो कि फिगर आउट करेगी कि हमारा कोई हैजर्ड तो नहीं आ रहा, ठीक है। GPRs और FPR से मुराद है जनरल पर्पस रजिस्टर्स और फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स, ठीक है। तो अब आप डिपेंड करता है, किसी प्रोसेसर में ये सेम होते हैं, किसी प्रोसेसर में आप जनरल पर्पस अलहदा कर देते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट अलहदा कर देते हैं। जिस तरह RISC-V के अंदर जिस तरह 32 जनरल पर्पस रजिस्टर हैं, अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करनी है तो 32 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स होंगे, ठीक है। और आप एक टाइप ऑफ रजिस्टर से दूसरे में मूव करने के लिए कोई ना कोई आपकी इंस्ट्रक्शंस में सपोर्ट होगी कि आप टाइप कास्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकें, ठीक, ओके। अच्छा, सो अब जो प्रॉब्लम पैदा हुई, ये जो 4 बुलेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक एक इसलिए मैं अलहदा करके आपको बताता हूँ कि पहली चीज़ है कि स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट एट एग्जीक्यूशन स्टेज इफ सम FPU और मेमोरी यूनिट इज नॉट पाइपलाइन एंड टेक्स मोर देन 1 साइकिल। सो अगर आपका फॉर एग्जांपल डिवाइडर है और वो पाइपलाइन नहीं है, ठीक है, पाइपलाइन नहीं है और वो कहता है कि मैं 4 साइकिल लूँगा, ठीक है। सिंपल केस लेते हैं, डिवाइडर कहता है मैं 4 साइकिल लूँगा और मैं पाइपलाइन नहीं हुई। पाइपलाइन ना होने का ये मतलब है कि मैं एक तो 4 साइकिल पूरे लूँगा ही लूँगा, लेकिन मुझे दरमियान में नया डाटा नहीं देना, मुझे 4 साइकिल बाद ही देना, ठीक है, मैं कोई नया डाटा नहीं लूँगा आपसे। तो अब अगर आपकी इंस्ट्रक्शन आ गई एक डिवीजन की और उससे अगली भी डिवीजन की इंस्ट्रक्शन आ गई, तो क्या होगा? आपने एक इंस्ट्रक्शन डिवीजन की दे दी, लेकिन अब आपको 4 साइकिल इंतज़ार करना। तो हमने कहा था स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट, जब हमने पहले पढ़े थे हमने कहा था कि रिसोर्स की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है। उसकी मिसाल हमने पहले उस वक्त ये पढ़ी थी कि मेमोरी की एक ही पोर्ट होती, तो हमने लोड भी वहीं से करना था और इंस्ट्रक्शन फैच भी वहीं से करना था, तो तब हमें स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट आ जाना था। हमने उसका हल ये किया हुआ था कि मेमोरीज ही 2 अलग लगाई हुई, ठीक है। इधर भी रिसोर्स की नॉन अवेलेबिलिटी आ गई कि वो जो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट है वो अवेलेबल ही नहीं है, बिकॉज उसने कहा है कि मैं तो 4 साइकिल लूँगा, आप इंतज़ार करें। 4 के बजाय 2 भी होते हैं, स्टिल अगर एक बैक टू बैक 2 इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं तो वो क्या करेगा, 1 साइकिल के लिए उसको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, दूसरा ये है कि स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट एट राइट बैक स्टेज ड्यू टू वेरिएबल लेटेंसीज ऑफ डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स। तो अब एक तो नॉन अवेलेबिलिटी थी, एक दूसरा ये है कि क्योंकि अब लेट्स है कि ये जो डिवीजन है लेट्स से 4 साइकिल लेती है, ठीक है। तो जब ये राइट बैक पे पहुंचेगी, ठीक है, उस वक्त तक कोई और इंस्ट्रक्शन भी राइट बैक पे पहुंच चुकी होगी, ठीक है। लेट्स से कि इससे पिछली इंस्ट्रक्शन जो थी, इससे 4 साइकिल पहले 4 साइकिल बाद जो इंस्ट्रक्शन चली थी, ठीक है, वो भी तो राइट बैक पे पहुंच गई होगी ना। यानी कि अगर एक इंस्ट्रक्शन है वो 3 साइकिल लेती है और एक इंस्ट्रक्शन 4 साइकिल लेती है और वो बैक टू बैक आ जाती है कि पहले 4 साइकिल वाली और फिर 3 साइकिल वाली, तो ये भी मैंने चला दी, वो भी चला दी, ठीक है। तो अब दोनों एक ही साइकिल पे जाकर कंप्लीट होंगी, बिकॉज एक 3 साइकिल में कंप्लीट होती थी लेकिन वो आई 1 साइकिल बाद थी, और एक 4 साइकिल पे होती थी, वो 1 साइकिल पहले आई हुई थी। तो जब दोनों आई तो डिफरेंट टाइम्स पे, लेकिन क्योंकि उनकी लेटेंसी इस तरह की बन गई कि दोनों बराबर टाइम पे कंप्लीट होंगी। अब अगर हमारी रजिस्टर की एक ही राइट पोर्ट है, जो हमने पहले राइट फाइल बनाई थी उसकी एक ही राइट पोर्ट थी, तो अब रजिस्टर फाइल की अगर एक ही राइट पोर्ट है तो हमें फिर इंतज़ार करना पड़ेगा किसी एक इंस्ट्रक्शन को। हम कहेंगे कि भाई ये तो दोनों इकट्ठी आ गई, मैं तो दोनों इकट्ठी सपोर्ट नहीं करता, तो ये तो मसला हो गया, ठीक है। तो अब आपको समझ आ रही है ना कि ये जो हम पीछे दोबारा क्यों पढ़े थे मसले, क्योंकि ये वही वाले मसले ही हैं, ठीक है। कि राइट आफ्टर राइट आ गया ना, ये एक तरह का कि 2 राइट कर रहे थे
एक ने राइट करवाया, दूसरे ने राइट करवाया, लेकिन उनकी लेटेंसीज में फ़र्क था। उसकी वजह से क्या हुआ कि बाद वाला पहले हो गया, पहले वाला बाद में हो गया। मैंने आपको ये बता दिया कि दोनों सेम जगह पहुँचे हैं, लेकिन अगर बाद वाला पहले पहुँच जाता है, डिवाइडर 4 साइकिल ले रहा था और उसके बाद में मल्टीप्लाई हो रहा था, वो 3 साइकिल में था, 3 साइकिल वाले ने लिखवा दिया और जो पहले वाली इंस्ट्रक्शन थी वो बाद में कंप्लीट हुई, उसके बाद तो राइट आफ्टर राइट भी आ गया। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट एग्जैक्टली ये है कि आउट ऑफ ऑर्डर राइट हैजर्ड ड्यू टू वेरिएबल लेटेंसीज। तो ये जो मैंने अभी बताया वो एग्जैक्टली यही है कि अगर बाद वाला पहले कंप्लीट हो गया तो फिर क्या करेंगे, तो फिर वो आउट ऑफ ऑर्डर राइट हैजर्ड बन जाएगा। और एक आखिरी मसला अब ये भी आ गया कि एक्सेप्शन का क्या करेंगे। एक्सेप्शन में तो हमने कहा था कि एक ख़ास इंस्ट्रक्शन पे हम जाके रुकेंगे, उसके पीछे वाली सारी चल चुकी होंगी, उसके बाद वाली कोई नहीं चली हुई होगी। अगर चीज़ें आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीट हो रही हैं और एक इंस्ट्रक्शन पहले वाली कंप्लीट नहीं हुई थी, बाद वाली कंप्लीट हुई थी, तो उसका हिसाब किताब कैसे रखें। ठीक है, तो हमने मसले कुछ क्रिएट कर दिए हैं, लेकिन हम भी कहते हैं इंसान हैं और हम चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस हों। ठीक है, तो बने, हमने कंप्यूटर इस्तेमाल करने होते हैं, मूवीज़ देखनी होती हैं। ठीक है, नेटफ्लिक्स चलाना है तो अब पीछे कुछ होना तो चाहिए। ठीक है, तो अब आप वो जो है ना उसके लिए क्या हल करें। ठीक है, सो हमने पहले इसका एक हल पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये वाला हमने, हाँ अब देखा काम करना पड़ा तो कहते हैं खेती बाड़ी कर लेंगे। ठीक है, बिजली भी ख़त्म कर दो, मैंने पढ़ना नहीं है, मैं खेती बाड़ी करके पेट पाल लूँगा। ठीक है, लेकिन काम थोड़ा सा कर लो इस्तेमाल, खैर है नेटफ्लिक्स का। ठीक है, वो जब तुम खेती बाड़ी कर रहे होगे तो फिर तुम्हारा दिल करेगा कि यार मेरा ख्याल है कि प्रोसेसर ही बना लेते हैं, नेटफ्लिक्स देख लेंगे। ओके, सो एक हमने जब कहते हैं पाइपलाइनिंग पढ़ी थी, तो उसके एंड पे हमने जिस तरह रिस्क 4000 में थोड़ा डीपर पाइपलाइन पढ़ी थी, और हमने ये वाला एक सोल्यूशन हम पढ़ चुके कि इन तमाम मसाइल का एक हल क्या है कि जो सबसे लंबी जिसकी पाइपलाइन की डेप्थ बनती है सबको बराबर कर दो, बाकियों को भी बिला वजह उतना लंबा कर लो। ठीक है, उनके दरमियान में रजिस्टर डाल के, तो अगर ऐड 1 साइकिल लेता था तो उसको भी 3 साइकिल बना दो, मल्टीप्लायर को भी कर दो, और जो तो इस तरीके से आपके पास क्या होगा कि सारे एक ही वक्त में कंप्लीट हो रहे होंगे। ठीक है, तो क्योंकि सब एक ही वक्त में कंप्लीट हो रहे होंगे तो हमारा जो रेज फाइल का मसला था वो तो नहीं पैदा होगा, क्योंकि आप जो ऐड था वो भी 4 साइकिल ले रहा है, मल्टीप्लाई भी 4 है, तो उनके अगर डिफरेंस है ही नहीं तो फिर एक इंस्ट्रक्शन जो पहले आई थी वो पहले कंप्लीट होगी, जो बाद में आई थी वो बाद में कंप्लीट होगी। ठीक है, तो पहला मसला हो गया कि डिले राइट बैक टू ऑल ऑपरेशंस टू हैव सेम लेटेंसी ऑन डब्ल्यू स्टेज। तो ये प्रॉब्लम हमने किया। राइट पोर्ट नेवर ओवर सब्सक्राइब, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया कि सारे एक ही टाइम पे कंप्लीट हो रहे हैं, तो मसला नहीं है। जो आपका डिवाइडर है उसमें क्योंकि अन पाइपलाइन भी आ सकता है, तो उसमें आप पाइपलाइन को स्टॉल कर दो, या कैश मिस हो गई तो स्टॉल कर दो। अगर क्योंकि लोड वर्ड में अगर कैश मिस हो गई तो तब आपने इंतज़ार करना है, तो तब आप रोक दो पीछे। ठीक है, तो ये सिंपल उसका सलूशन एक बन जाता है कि आप चीज़ों को रोक दें अगर ऐसे मसले आ गए हैं जिनको आप पाइपलाइन डेप्थ बराबर करके हल नहीं कर सकते। सो 2-3 मसले तो हल हो गए पाइपलाइन डेप्थ बराबर करने से। 1-2 रह गए अन पाइपलाइन वाला है कि अगर जिस तरह डिवाइडर अन पाइपलाइन है, या लॉन्ग लेटेंसी वाला जो लोड वर्ड वगैरह की थी, तो उसमें हमने कहा कि उस केस में हम इसको बराबर। और एक्सेप्शन वाला मसला भी हल हो गया, क्योंकि चीज़ें हमेशा तरतीब से ही कंप्लीट होती हैं कि पहली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी, सबकी पाइपलाइन डेप्थ बराबर है। पहली 7 साइकिल बाद कंप्लीट हुई, दूसरी 8 साइकिल के बाद, तीसरी 9 साइकिल के बाद। तो अगर आपकी कोई एक्सेप्शन आई है तो आप उसको राइट बैक स्टेज पर हैंडल कर लेंगे। इस वक्त तक जब आपको एक्सेप्शन पहुंची है, पीछे वाली सारी इंस्ट्रक्शंस अभी नहीं एग्जीक्यूट हुई, आगे वाली सारी एग्जीक्यूट हो चुकी हुई हैं, तो आपने कहा चलो जी इस जगह पर हैंडल कर, तो ये सारे मसाइल को हल कर देता था। तो ये एक सोल्यूशन है, और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स इन ऑर्डर पाइपलाइन, कि अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट और ये सब कुछ ऐड कर भी दिया, लेकिन आपने पाइपलाइन को इन ऑर्डर रखा बिल्कुल, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इन ऑर्डर पाइपलाइन, कि हमने कोई सारों की पाइपलाइन डेप्थ बराबर करके तरतीब से रखा। और इसमें खैर जो राइट बैक लेटेंसी है, क्योंकि अब हमने राइट बैक आगे कर दिया है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि आपके रीड आफ्टर राइट और जब वे हैजर्ड आएंगे तो आपको या तो स्टॉल करना पड़ेगा, या फिर हम बाईपास कर देंगे ताकि चीज़ें रुके ना, चीज़ें चलती रहें। तो बाईपासिंग स्टिल हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
अच्छा, सो अब जो क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है कि क्या कोई और हल हो सकता है? क्या हम हमेशा पाइपलाइन डेप्थ बराबर ही करें, या हम कोई ऐसा तरीका निकाल सकते हैं कि जिसमें बाईपासिंग के बगैर भी ये बाईपासिंग कह रहा हूँ, पाइपलाइन डेप्थ बराबर किए बगैर भी ये काम, क्योंकि पाइपलाइन, ये जो पिछला हमने सोल्यूशन पढ़ा ये ठीक सोल्यूशन है, इसमें कोई मसला नहीं। जो इसमें एक मसला है वो ये है कि अगर हम इसको स्केल करना चाहें, यानी कि हम मज़ीद हार्डवेयर की स्पीड बढ़ाना चाहें, तो पाइपलाइन डेप्थ बढ़ती जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो जो बाईपासिंग की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो इतनी ज़्यादा बाईपासिंग हम नहीं कर सकते कि आप 17-18 स्टेज की पाइपलाइन बना दें और उसमें हर पाथ बाईपास करेंगे। बाईपास पाथ देंगे तो क्लॉक फिर स्लो हो जाएगा, ठीक है, मार्क्स बढ़ता जाएगा। तो जितने पाथ बढ़ेंगे, तो बाईपास में एक मार्क्स तकता था, वो मार्क्स बढ़ाते जाएंगे, तो आपका पास वो प्रॉब्लम पैदा होगा कि अगेन डिपेंडेंस आ जाएगी। तो इसलिए हमारे ऊपर इंसेंटिव है कि हम कोई ऐसा तरीका निकाल सकें कि हम पाइपलाइन डेप्थ के बगैर कोई काम कर सकें। तो एक तरीका उसका हो सकता है कि हम इशू स्टेज बीच में डालें, जो कि इंस्ट्रक्शन को इशू करते हुए ही चेक कर लें किसी तरह, क्योंकि इन दी एंड तो ये कैलकुलेशन है ना कि पीछे कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन चल रही है, उन्होंने कब कब कंप्लीट होना है। तो क्या मैं उसके हिसाब से अगर मैं अभी ये वाली इंस्ट्रक्शन इशू कर दूं तो क्या ये कोई हाजर तो नहीं पैदा करेगी, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कोई सोल्यूशन बना लें तो वो सोल्यूशन आप नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं और उसको हम कहते हैं स्कोर बोर्ड, ठीक है। सो ये हमारी वो इंस्ट्रक्शंस की स्केजुलिंग थी, ठीक है। तो ये हमने यही जो थोड़ी देर पहले एग्जांपल पढ़ी थी डिपेंडेंस, और इसमें हमें नज़र आ रहा है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो अब क्या मैं अगर मैं देखूं तो अगर मैं थोड़ा सा आउट ऑफ ऑर्डर भी चला लूं, तो यहाँ पर अगर मैं I2 को I1 से पहले भी चला लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि I2 और I1 के आपस में कोई एरो नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर I1 रुका भी हो तो मैं I2 को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। और इसी तरह I4 और I5 और I4 जो है उनमें भी कोई आपस में डिपेंडेंस नहीं है, कोई एरो इधर से इधर नहीं आ रहा, ठीक है, जो कि शायद इधर ज़्यादा क्लियर हो कि 4 से 5 पे एरो नहीं आ रहा, 4 से 6 पे जा रहा है, ठीक है। तो जोन सी इंस्ट्रक्शंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, उनका ऑर्डर अगर चेंज भी हो जाए तो हमारा प्रोग्राम चलेगा, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी कि अगर मैं वो डिवाइड कर रहा था, वो डिवाइड बाद में कर लूँ, लोड पहले कर लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वाला सब्ट्रैक्ट पहले कर लूँ, डिवाइड बाद में कर लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी चीज़ों में फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि उनकी अगली वाली इंस्ट्रक्शंस पे डिपेंडेंस है, ठीक है। जिसकी जिस पे डिपेंडेंस है उसको आपस में चेंज कर लिया तो तब तो प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन जिस पे कोई हैजर्ड नहीं है उनको एक दूसरे के साथ हम आउट ऑफ ऑर्डर भी चला सकते हैं। I1 और I3 की भी डायरेक्टली कोई डिपेंडेंस नहीं है, ठीक है। वो भी एक ऑर्डर हो सकता है कि I3 को, लेकिन I3 को हम I1 से रिप्लेस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि I3 की I2 पे डिपेंडेंस है, ठीक है। तो I2 को ऊपर ले जाएं और उसके बाद I3 चला लें तो तब ठीक है, ठीक है। यानी I1 और I2 को आपस में स्वैप अगर किसी तरह कर दें और उसके बाद लेकिन I1 को बेशक और आगे तक खेल सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। ओके, सो अगर आप इन ऑर्डर कंप्लीट कर रहे हो तो लेट्स से कि इस तरफ हमारे साइकिल चल रहे हैं, तो आप अब अजम्पशन हमारी ये है कि फॉर एग्जांपल हमारी जो इंस्ट्रक्शन 2 थी, इंस्ट्रक्शन 2 लोड वर्ड की थी, लोड वर्ड पे में भी आपकी कैश मिस हुई और आप L2 पे चले गए या L3 पे चले गए, तो कुछ साइकिल आपके ज़ाया हो गए। तो अब अगर आपने आउट ऑफ ऑर्डर इन ऑर्डर वाली पिछली मशीन बनाई हुई थी जो हमने की हुई थी, तो उसमें हमने कहा था कि अगर ऐसा कोई केस होना तो पाइपलाइन को रोक दो, स्टॉल कर दो। तो वो स्टॉल हुआ होगा तो इंस्ट्रक्शन 2 फंसी हुई है, तो इंस्ट्रक्शन 1 भी तब तक फंसी रहेगी जब तक इंस्ट्रक्शन 2 का डाटा नहीं आ जाता। जब वो चलेगी तो फिर इंस्ट्रक्शन 1 कंप्लीट होगी, इंस्ट्रक्शन 2 कंप्लीट होगी, जिनके अंदर अंडरस्कोर लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो इस साइकिल पे ये कंप्लीट होती जा रही है। मान यहाँ पर इशू हुई, यहाँ पर कंप्लीट हुई 2 है, और ये जो दरमियान में गैप आया, ये गैप इसलिए आया कि अज्यूमिंग कि हमारी कोई कैश मिस हो गई या कोई चीज़ हो गई, ठीक। अब अगर हम आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीशन अलाउ कर देते तो क्या होना था कि ये वाला केस बन जाना था कि इंस्ट्रक्शन 2 जो थी उसने इंस्ट्रक्शन 1 का इंतज़ार नहीं करना था कंप्लीट होने का, ठीक है। तो सॉरी, ये इंस्ट्रक्शन 1 की लेटेंसी, मैं गलत कह गया, इंस्ट्रक्शन 1 की लॉन्ग लेटेंसी है, ठीक है। कैश मिस वाला केस नहीं है, डिवीजन की लेटेंसी 4 साइकिल की है, ठीक।
तो अब क्या हुआ कि तो इस केस में जो खाली साइकिल आ रहे थे ये वो डिवीजन की लेटेंसी की वजह, दो केस हमने कहते हैं ना कि या तो लोड पे मिस हो या अनपाइपलाइन कोई चीज़ आ जाए तो तब भी हम स्टॉल करेंगे। तो ये इस जगह पे डिवाइडर ने स्टॉल किया हुआ, ठीक है। अच्छा, और बाद में डिवाइड आता है तो वो दोबारा भी स्टॉल करता है, 4 आया तो उसने इस जगह पर स्टॉल किया। तो अगर हम आउट ऑफ ऑर्डर अलाउ कर देते तो 1 चलता, 2 चल के कंप्लीट हो जाता, ठीक है। फिर 3 भी इशू हो जाती है, अभी तक 1 ख़त्म नहीं हुआ लेकिन 3 भी इशू हो चुकी है, ठीक है। फिर 1 कंप्लीट हो जाती, फिर 4 हो जाती, और 4 जितनी देर 4 ने इंतज़ार करना था उतनी देर में 3 भी कंप्लीट हो जाती, 5 इशू हो जाती। तो ये ओवरऑल जो टाइम है जिसमें चीज़ कंप्लीट हो रही थी वो कम हो गया, ठीक है। और हम जो सारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर में गेम कर रहे हैं कि यार मेरा कंप्यूटर सबसे तेज़ चले, और सबसे तेज़ चलने के लिए हमने वो आयरन लॉ और CPI और सारी चीज़ की थी। तो ये CPI को कम कर रहा है, साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन को कम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव कि यार कुछ इसका हल निकालना चाहिए, ठीक है। और हिस्टोरिकली यही हुआ कि लोगों ने ये सोचा, उन्होंने कहा भाई ये तो तेज़ कर रहा है तो हम ये बनाते हैं। तो फिर जिन्होंने बना लिया वो आगे निकल गए, जिन्होंने नहीं बनाया वो उनकी कंपनियाँ फोल्ड हो गई हैं, कह लो कि वो उन्होंने दूसरी डोमेन में जाना किया। तो कब सेफ है कोई भी इंस्ट्रक्शन को, तो इसका मतलब है कि अगर कोई तरीका हम ऐसा बना लें कि हम जो पिछली स्लाइड थी कि इशू करते हुए हम किसी तरह ये हिसाब पूरा कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि रिजल्ट में इन जनरल चीज़ थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब आप आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीशन अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। इशू हम अभी भी इस तरतीब से कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अभी हम करना चाह रहे हैं कि इशू स्टेज दरमियान में आ गई, जो भेजेगी तरतीब से ही इंस्ट्रक्शंस को, लेकिन आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीट हो सकती हैं, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाकर हम आउट ऑफ ऑर्डर इशू भी करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो उसका भी इंसेंटिव है, उससे भी कोई फ़ायदे होते हैं, लेकिन लेट्स से कि हम 1 स्टेप एट अ टाइम चलते हैं कि हम इशू इन ऑर्डर ही कर रहे हैं, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं उसी तरतीब से इशू करते जा रहे हैं, और कंप्लीशन उनकी जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर भी हो सकती है, क्योंकि हमने अब पाइपलाइन डेप्थ बराबर नहीं की, बल्कि हमने स्कोर हमने इशू स्टेज एक बना ली जो कि ये कैलकुलेट कर लिया करेगी कि कब हमने भेजना। ओके, सो बेसिकली जो हमने चेक कर रहे हैं वो ये चीज़ें चेक करनी है कि कब सेफ है इशू कर देना। हम अब इशू स्टेज के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है कि उसने मेक श्योर करवाना है कि मैं अगर एक इंस्ट्रक्शन इशू कर रही हूँ तो ये बाद में जाकर कोई पंगा ना पैदा करे, ठीक है। सो कब तो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास कोई डाटा स्ट्रक्चर है जो कि इन सारी इंस्ट्रक्शंस का ट्रैक कर सकता है, ठीक है। वो अभी हम बनाते हैं अगली स्लाइड पे जाके कि वो डाटा स्ट्रक्चर क्या है, उसको हम कहते हैं स्कोर बोर्ड, ठीक है। कि हम अपने पास एक स्कोर बोर्ड मेंटेन कर लेते हैं जो ये काम करेगा, लेकिन वो ये वाले 4 चेक्स जो है ना वो चेक करेगा। अगर इनमें से कोई मसला नहीं है तो वो कहेगा ठीक है ये वाली इंस्ट्रक्शन चला दो, ठीक है। पहला चेक क्या है कि क्या जो भी ऑपरेशन करना है, लेट्स से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करना है, क्या वो वाला फंक्शनल यूनिट अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं है कि वो अवेलेबल ही ना हो। सो नॉर्मली तो मेरी इंस्ट्रक्शन आई है और पिछली इंस्ट्रक्शन जा चुकी है तो वो अवेलेबल ही होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पाइपलाइन है तो आप अगले साइकिल में अगली इंस्ट्रक्शन उसको दे देंगे। मसला पैदा होगा अगर वो अनपाइपलाइन हुआ, उसने ये कहा हुआ कि यार मुझे एक दफ़ा इंस्ट्रक्शन दी तो मुझे 2 साइकिल बाद ही देना या मुझे 4 साइकिल बाद ही देना, ठीक है, जो डिवाइडर अमूमन ऐसे करता होता है। तो अगर वो अवेलेबल ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप उसको इस वाली इंस्ट्रक्शन को इशू नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि जब हम तभी इशू करेंगे अगर ये चारों के चारों चेक हो गए कि ठीक है फंक्शनल यूनिट अवेलेबल है, इनपुट ऑफ डाटा इज़ अवेलेबल। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जो इशू करने लगा उसका भी डाटा कैलकुलेट ही नहीं हुआ, पिछली कोई इंस्ट्रक्शन ने कैलकुलेट करना था। तो रीड आफ्टर राइट यही था। तो अगर रीड आफ्टर राइट नहीं है इसका मतलब वो कैसे पता चलेगा, जो इंस्ट्रक्शंस इन फ्लाइट हैं इस वक्त जो चल रही हैं उनका जो डेस्टिनेशन है, क्योंकि उन सब के कोई RD था ना रजिस्टर जिस पे वो लिखवा रहा था, अगर उनका रिकॉर्ड मेरे पास है तो मुझे पता है कि यार ये तो फलां जगह पर लिखवा रही हैं। अगर वो मेरे से मैच हो गया मेरे सोर्सेज से, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अभी रुक जाना चाहिए, मुझे इंतज़ार करना चाहिए, ठीक। तो हम रीड आफ्टर राइट चेक करेंगे कि यार कोई पिछली जो इंस्ट्रक्शंस इन फ्लाइट हैं वो तो नहीं इस पर डिपेंड कर रही। इज़ इट सेफ टू राइट द डेस्टिनेशन, राइट आफ्टर रीड या राइट आफ्टर राइट तो नहीं आ रहा, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं लिखवाऊँ और डिवाइडर जो
उस ऑपरेंड को यूज़ कर रहा था उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, ठीक है। ये भी तो हो सकता है ना कि डिवाइडर ने 4 साइकिल लेने थे, तो वो किसी रजिस्टर को पढ़ रहा था और मैंने जाके उस रजिस्टर को चेंज कर दिया, वो मैं 1 साइकिल में कंप्लीट हो गया, तो डिवाइडर उधर से ये भी इनपुट उठा रहा था, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि राइट आफ्टर रीड का मसला, कि बाद वाली इंस्ट्रक्शन ने पहले लिखवा दिया और जो पढ़ रहा था उस बेचारे को मसला पैदा हो गया, ठीक है। तो राइट आफ्टर रीड को सॉल्व करना निस्बतन आसान है। वो हम डिवाइडर को ये कह सकते हैं कि भाई तुम अपने पास उसकी कॉपी रख लो, ठीक है। तुमने जिसको रीड करना था तुम अपने पास कॉपी रख लो, तो आगे वाला को लिखवा भी देगा, असल रजिस्टर को लिखवाएगा ना, तुम्हारी कॉपी को तो नहीं लिखवाएगा, ठीक है। तो हाँ, एक्स्ट्रा रजिस्टर अपने फंक्शनल यूनिट में बना लो ना, यानी कि जो भी डिवाइडर का यूनिट है उसको जब भी हमने डाटा दिया है तो तुम अपने पास उसकी कॉपी रख लो, तो अगले 4 साइकिल उसी को इस्तेमाल करते रहना बजाय हम पे डिपेंड करने के, ठीक है। तो इस किस्म का हल हम कर सकते हैं। और राइट आफ्टर राइट जो है वो ये है कि वो भी आ सकता है, यानी कि कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि जो पिछली वाली इंस्ट्रक्शन है वो भी उसी जगह पर लिखवा रही है जिधर मैं लिखवा रहा हूँ, और उनकी लेटेंसी जो है वो उतनी कहते हैं मेरे साथ मसला कर सकती हो। तो ये, और क्या राइट बैक स्टेज पे कोई स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है? ये तो नहीं है कि मैं इशू करूँगी तो जिस साइकिल में मैंने कंप्लीट होना है उस साइकिल पे कोई और भी कंप्लीट हो रही हो और राइट बैक लेट से रजिस्टर की एक ही पोर्ट हो। अगर रजिस्टर की डिफरेंट पोर्ट है तब मसला नहीं है, यानी कि अगर रजिस्टर की 2 पोर्ट्स मैंने बना दी, ये भी तो हो सकता है ना, रीड पोर्ट हमने 2 बनाई थी क्योंकि हम वैसे ही 2 ऑपरेंड रीड करते थे, राइट पोर्ट भी आप मल्टीपल बना सकते हैं, ठीक है, कि रजिस्टर पे आप 2 डीमक्स लगा दें जो कि उन पर लिखवा रहे हो, ठीक है। तो अगर 2 डीमक्स होंगे तो वो क्या लें 2 पोर्ट हो जाएंगी और उस पर लिखवा सकेंगे। उसमें भी लेकिन प्रॉब्लम आ सकता है कि दोनों सेम जगह ना लिखवा रहे हो। रीड में तो ये मसला नहीं है, हम सेम जगह से पढ़ सकते हैं, राइट में ये वाला मसला आ सकता है। अच्छा जी, अब इसका इंतज़ार करें, जनरेटर चलेगा। सो आइडिया मोटा मोटा समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, चलो मैं उतनी देर बोर्ड पे आ जाता हूँ, बाज नहीं आऊँगा ठीक है, ओके। सो लेट्स से कि जो मेरे फंक्शनल यूनिट हैं, हाँ, ओह क्या बात की है, गुड टाइमिंग। सो जितनी देर में ये ऑन होता है तो इट्स अ गुड टाइम कि मैं आप में से कुछ लोगों ने अलग-अलग से मुझे अप्रोच करके कहा था कि सिस्टम वेरिलॉग में उन्हें मसाइल हो रही, ठीक है, और आप लोगों की असाइनमेंट चेक करके मुझे साफ नज़र आ रहा था कि ये होता है कि एक दूसरे से इंस्पायर्ड हैं, मैं कह लूँ, ठीक है अगर मैं थोड़े से सॉफ्ट अल्फाज चूज़ करूँ तो एक दूसरे से इंस्पायर्ड है, और अगर आपको अलग-अलग दी तो शायद ना कर सके, तो उसके लिए मैंने सनान से रिक्वेस्ट की थी कि वो कुछ कोऑर्डिनेट करें साथ के साथ और फिगर आउट टाइम जिसमें हो सके। तो कल आफ्टरनून में आफ्टर जुमा, ठीक है, कल आफ्टर जुमा फिर एक फर्स्ट सेशन लैब का रखा है, मेरे हिसाब से 2 सेशन मिनिमम होंगे, ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। तो इसमें सब के सब लोग काइंड ऑफ पार्टिसिपेट करें। ये महज इधर बैठा होगा बंदा, उसको ला, आपने कल की लैब में आना है, जो पूरा मैं कहूँगा उसका लुब्बे लुबा भी है, ठीक है तो ये ना हो कि वो वैसे ही चल पड़े हैं, वो नहीं हुआ। अच्छा, सो द आइडिया इज़ कि उसने 5-6 कंप्यूटर पे तो इंस्टॉल कर लिया हुआ है, आज इंशाल्लाह बाकियों में भी कर देंगे। जिन लोगों के पास लैपटॉप हैं वो बेशक लैपटॉप ले आएँ, ठीक है। हमारी कोशिश होगी कि सारे कंप्यूटर पे वेरिलेटर वगैरह इंस्टॉल्ड हो, लेकिन ये है कि अगर वो कुछ पे ना हुआ तो जिनके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दी आइडिया इज़ कि आप लोगों ने जो पहली लैब है उसमें हम सिस्टम वेरिलॉग को कवर करेंगे, और साथ और सन्नान, और कोशिश करूँगा कि मैं ख़ुद भी आ जाऊँ, तो कि हर बंदा जो है ना वो कोड लिखे, यानी थोड़ा समझा दिया उसके बाद हर बंदा कोड लिखे, 3 घंटे हम लगाएं अच्छे तरीके से, जिसके बाद हर बंदा इस काबिल हो कि वो सिस्टम वेरिलॉग का कोड और टेस्ट बेंच लिख सकता हो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल में जिस तरह हमने काउंटर किया था या कुछ ऐसे किया था। पहला मकसद है कि आप इस पूरे फ्लो से गुजर जाएंगे, हाँ यार कोड ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे कंपाइल होगा, ऐसे वेव फॉर्म खुलेगी, वेव फॉर्म में मैंने कुछ ऐड करना है वो कैसे होगा, ठीक है, अगर कोई मसला आ रहा है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये वाला पहली लैब में करने का टारगेट है, ठीक
ठीक है। अभी मुझे नहीं पता एग्जीक्यूशन में हो सकता है कि एक के बजाय में 2 लैब में टारगेट अचीव हो, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि एक में ये हो जाए और दूसरे लैब में हमारा मोर फोकस होगी टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट है वो मैंने पहले से अनाउंस किया हुआ कि हमने RIS RV32i कोर बनानी है और उसके अंदर हमने इंटरलॉक्स की सपोर्ट डालनी है, और अगर कोई इंटरलॉक्स के बजाय बाईपासिंग की डाल दे तो वो एक्स्ट्रा मार्क्स है। तो हम उसको स्टार्ट करवाने में कि अच्छा यार कैसे स्टार्ट हो, ठीक है, यानी कि उसमें हम कुछ हेल्प सेकंड लैब में कर देंगे। उसके फॉर एग्जांपल रेज फाइल बनानी है, रेज फाइल कैसे बने, ठीक है, मेमोरी क्या यूज़ की जाए, ठीक है। तो मेमोरी का मैं बना बनाया कोई आपको मॉडल दे दूँगा, तो वो आपको बना बनाया मॉडल आपको चला के दे देगा कि जी ये मॉडल है, ये चला के दे दें। तो फर्स्ट लैब हम रखेंगे फ्राइडे को, फिर अगले वीक में 1 या 2 स्लॉट्स भी लगाए, क्योंकि आगे हमारे पास 4 हफ्ते रह गए, तो हमारे पास टाइम बड़ा कम है, इसलिए मैंने ज़रा थरथल्ली डाल के इन लोगों को कहा कि यार अभी करो, इसी वीक में पहला रख दो, ठीक है। तो दी आइडिया इज, सो इट्स ऑल अबाउट यू, ये ना हो कि आप लोग ही फुटे हो क्लास से, तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। सो प्लीज़ कम और उसको करें। इसके डायरेक्टली कोई मार्क्स नहीं है, ठीक है, दिस इज़ जस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट एंड योर लैब फाइनल, ठीक है। सो लैब फाइनल इन द सेंस लैब तो नहीं है इस कोर्स की, लेकिन मैं फाइनल एग्ज़ाम का एक पार्ट ये करूँगा, ये क्या हुआ अच्छा तो लैब का मैं ये करूँगा कि जो आपका आखिरी वीक होगा ना, उसमें हम कोई स्लॉट ढूंढ के, एक हो सकता है कि 3-4 घंटे का लैब में एग्ज़ाम ले लें, ठीक है, जिसमें मैं आपको कोई टास्क दूँ और आपने वो सारा सिस्टम वेरिलॉग में करना होगा। इट वुड बी ओनली सिस्टम वेरिलॉग, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इनका तो कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन सिस्टम वेरिलॉग से तुम जान नहीं छुड़ा सकते, भावें तुम चैट GPT बनाओ, जिस तरह भी बनाओ, लेकिन आखिर में जो आपका लैब फाइनल होना है उसके सिग्निफिकेंट मार्क्स होने, ठीक है। तो इसलिए उधर आके इट इज़ फन। तो हमारा बहुत अच्छा तजर्बा रहा था जब हम स्टूडेंट थे, तो हमें एक दिन अचानक, हम आपको तो मैं अनाउंस कर रहा हूँ, हमारे टीचर ने कहा एक जी परसों लैब फाइनल में, अच्छा हम आए तो कहते हैं सिस्टम डिज़ाइन का कोर्स था मेरा ख्याल है वो, ठीक है, और यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी नहीं था। उन्होंने हमें एक पकड़ा दिया जी ये एग्ज़ाम है, उसमें उन्होंने क्योंकि क्लास में थोड़ा बेसिक सा प्रोसेसर एक बनाया हुआ था, उन्होंने कहा जी ये इंस्ट्रक्शन है, ये सपोर्ट करना है, प्रोसेसर बनाए, ठीक है। तो अब शुरू में आप होता है ना, जब आपके पास 3-4 घंटे होते हैं और आपने एक ही काम करना होता है, तो शुरू में तो आपको होता है कि यार मैं तो कर ही नहीं सकता ये, ठीक है। फिर वो आप 5 मिनट बाद कहते हैं कि यार 5 घंटे 3-4 घंटे हैं तो सही करना तो है कुछ ना कुछ। तो फिर हमने सोचना शुरू किया, तो मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी ऑफ क्लास एंडेड अप डूइंग इट, ठीक है। तो एक मकसद ये भी होता है कि कई दफ़ा हमें खुद अपनी लिमिट्स का नहीं पता होता, ठीक है। तो ये जो लैब अभी कल है, उसका मकसद भी एक ये है कि वो पंजाबी में उसको कहते हैं चाका खुलना, ठीक है, कि एक जो जिसको उर्दू में हम कहते हैं, हमें एक बस झिझक होती है कि यार फर्स्ट स्टेप कैसे लूँ, ठीक है। कई दफ़ा होती है कि यार फर्स्ट स्टेप कैसे लूँ, पता नहीं इंस्टॉल करने में कितनी बड़ी साइंस होगी, पता नहीं उसको रन करने में कितनी बड़ी साइंस होगी, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो अर्ली मूवर होते हैं, उनमें वो झिझक नहीं होती, वो कहते हैं वो ट्राई करते रहते हैं साथ साथ चीज़ें, ठीक है। कई दफ़ा उनसे डीपर चीज़ें नहीं की जाती, लेकिन वो नई चीज़ें फ़ौरन सीख लेते हैं, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं वो ज़रा समझ उनकी डीप होती है, लेकिन वो झिझक रहे होते हैं नई नई चीज़ों को करने में, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से वो कई चीज़ें ट्राई ही नहीं करते, ठीक है। तो हमारा मकसद है कि वो झिझक आप सबकी खुल जाए, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह आपकी अगर झिझक ख़त्म हो गई तो फिर आप आगे कोड आराम से कर सकेंगे इंशाल्लाह। प्रोजेक्ट के लिए भी तो ये सेशन बहुत अहम है इन अदर वर्ड्स, ठीक है। तो कल आफ्टर जुमा इन साज लैब, उसका नंबर क्या है लैब का, वो कंप्यूटर फैकल्टी, हाँ, तो आप लोगों ने शायद उनसे पढ़ा भी होगा, लॉजिक डिज़ाइन की लैब की होगी जिनसे साथ से, ठीक है। तो साथ वाली लैब में लॉजिक डिज़ाइन की जहाँ पे लैब की थी, वहीं पे आप प्रॉपर टाइम 2 से 5, 2 to 5 वुड बी टाइम, 2 बजे ट्राई टू बी देयर टू शार्प, और उस पर करके इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करते। तो लेट्स कहते हैं कोई मेक दिस कोर्स अ मेमोरेबल वन, के जिसमें इंटरेस्टिंग हो। अभी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कितने पास किए हैं, कुछ को लग रहा होगा शायद इंटरेस्टिंग हो, ठीक जी। नहीं कोई मार्क्स, सेशन के मार्क्स नहीं है, लेकिन जो फाइनल होगा उसके होंगे। नहीं प्रोजेक्ट के अलावा मैं कह रहा हूँ कि 3-4 घंटे का मैं एक एग्ज़ाम भी लूँगा। हाँ जी मुनीब, आप खुश हैं?
हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगी। देखो अपने ऊपर भरोसा रखो, तुम्हारा पेपर बुरा नहीं था, यानी तुम्हारे जो सही सॉल्व हुए थे वो अच्छे थे, पता नहीं तुम सीरियस नहीं होते कई दफ़ा क्लास में, लेकिन थोड़ा सा अगर फोकस से बैठो ना, मोबाइल को छोड़ दो और इधर तवज्जो देखो, थोड़ा आगे बैठने की कोशिश करो, ये छोटी छोटी चीज़ों से ही चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। ठीक है, तो एंड पे जब आप वो लैंड करते हैं ना आफ्टर डिग्री किसी जगह पे, तो फिर वो जो छोटी छोटी हमने ये टाइम ज़ाया किए होते हैं, ये सब इंटीग्रेट होकर उनका समेशन का इफेक्ट आता है, और फिर बंदे को अचानक एक रियलाइजेशन होती है कि यार उसकी भी जॉब लग गई है, उसकी भी लग गई है, मैं जिधर जाता हूँ अगला बंदा इनकार कर देता है। तो वजह वो होती है कि वो आपने उधर मिस किया होता है। वो अभी आप लोगों के पास टाइम है, अगर आप अभी वो करना शुरू कर दें कवर अप, तो आप उस पॉइंट इन टाइम पे इतने वो हो जाएंगे। लेकिन बिसाइड्स दैट अगर उस सब को छोड़ें, जॉब तो एक तरफ की चीज़ है, मैं कहता हूँ फॉरगेट अबाउट जॉब, इट्स जस्ट इंजॉय डूइंग इट, कि आप अपना जब प्रोसेसर बनाकर चलाएंगे ना, और वो पहली दफ़ा वो उसकी इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे, तो जो क्या होता है चस आ जाएगी आप, ठीक है। तो एनीवे कमिंग बैक, तो हम ये कह रहे थे कि हमने ये 4 चीज़ें पूरी करनी है, राइट। सो इन 4 चीज़ों के लिए टू थिंक अबाउट इट, वन वे इज के हमारे लेफ्ट पर लिखे हुए हैं कि ये हमारे फंक्शनल यूनिट्स हैं, ठीक है। सो हमारे पास इंटीजर एडिशन मल्टीप्लिकेशन के यूनिट है, मेमोरी का यूनिट है, ऐड के लेट से कुछ यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई, तो हम इधर कह रहे हैं मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स हैं लेट्स। अच्छा, और इनका एक हमारे पास किसी तरह इंडिकेटर हो कि बिजी है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर बिजी है तो जो हमने पहला कहा था कि भाई अगर फंक्शनल यूनिट बिजी है तो तब हम इशू नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो आपका क्या ऑपरेशन हो रहा है, क्या डेस्टिनेशन है, क्या सोर्स 1 था, क्या सोर्स 2 था, ये अगर आपके पास सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो अब आपने चेक करना है, जो 4 चीज़ें चेक करनी थी वो हमारे पास ये थी, और एक राइट स्टेज पे वो भी था, लेकिन वो इधर नहीं लिखी हुई क्योंकि ये हमने एक ही में लिखी हुई थी पहले, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक काम लिखी हुई है, लेकिन एनीवे, ठीक है। सो हम फंक्शनल यूनिट अवेलेबल जो है ना, उसके लिए ये बिजी कॉलम को चेक कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी ऐड की इंस्ट्रक्शन है और ऐड के तीनों यूनिट ही बिजी हैं, तो इसका मतलब है कि अभी तो इशू नहीं हो सकती क्योंकि सारे इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर इसी तरह रीड आफ्टर राइट मैंने चेक करना है कि जो मैं जिसको रीड कर रहा हूँ कोई और तो नहीं उसको राइट कर रहा। तो जो पिछली सारी इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी डेस्टिनेशन फील्ड जो है वो मुझे बता देगी कि हाँ भाई ये अभी रीड आफ्टर राइट का मसला चल रहा है, क्योंकि पिछली वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो फलां जगह पर लिखवा रही। अगर वो मेरे से मैच कर गई, मैं F10 को रीड कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई 1 या 2 इंस्ट्रक्शन F10 को राइट करवा रही है, तो एक भी मैच होगी, इसका मतलब है कि अभी मुझे इशू नहीं करनी चाहिए, वो राइट बैक हो जाए एक दफ़ा, ठीक है। तो ये वही लिखा हुआ है, सर्च द डैश कॉलम फॉर इंस्ट्रक्शन सोर्सेज, राइट आफ्टर रीड के मैं जिस पर लिखवा रहा हूँ कोई और उसको रीड तो नहीं कर रहा, ठीक है। मेरी इंस्ट्रक्शन के आन मुताबिक सीधा उसने मोबाइल उठाया तो शुरू हो गया, वो बहुत अच्छे, मुनीब नहीं था लेकिन बाहर वो कहा चलो जी कोई नहीं, बोर हो रहे हैं, ओके। सो राइट आफ्टर रीड क्या है कि पिछली इंस्ट्रक्शन रीड कर रही थी, अगली इंस्ट्रक्शन ने राइट करना था, तो जो मैं इंस्ट्रक्शन हूँ मैं चेक कर रहा हूँ कि मैं जिस पर राइट करवा रहा हूँ उसको कोई पिछली वाली रीड तो नहीं कर रही, तो मैं जिस पर राइट करवा रहा हूँ वो मेरा डेस्टिनेशन है, और पिछली वाली का रीड करने के लिए पिछले वाले के सोर्सेज को देखना है मैंने, तो पिछले वाले के सोर्सेज को कंपेयर कर लूँगा विद माय ऑन डेस्टिनेशन, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि चेक द सोर्स कॉलम्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस डेस्टिनेशन फ्रॉम फॉर इंस्ट्रक्शन डेस्टिनेशन, इस इंस्ट्रक्शन की डेस्टिनेशन को पिछली इंस्ट्रक्शन के सोर्स कॉलम से मैच करें, ठीक है। और राइट आफ्टर राइट क्या है कि मैं जिधर लिखवा रहा हूँ कोई और उधर तो नहीं लिखवा रहा, तो दोनों के डेस्टिनेशन को आपस में कंपेयर कर लें, तो इनके डेस्टिनेशन भी मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं खुद जो इंस्ट्रक्शन हूँ उसका तो मुझे पता ही होगा कि उसकी डेस्टिनेशन क्या है, जब मैं इशू करने लगूंगा तो मैं उसको उन सब के साथ कंपेयर कर लूँ। तो इस किस्म का अगर कोई हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक है, तो हम इशू की स्टेज को चला सकते हैं ठीक तरीके से, और इशू की स्टेज चल जाए तो हमारा काम हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है। वो है कि इसके अंदर अगर मैं गौर करूं तो सिर्फ ये जो चीज़ है ना, राइट आफ्टर रीड, ये सोर्स कॉलम्स को देख रही है, बाकी सब डेस्टिनेशंस को देख रही है, ठीक है। सो हमारा जो राइट आफ्टर रीड हैजर्ड है
वो क्या है कि मैं जिस पे लिखवा रहा हूँ वो पिछली इंस्ट्रक्शन उसको इस्तेमाल तो नहीं कर रही थी। तो अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि यार अगर लेट से डिवाइडर है और वो इस्तेमाल कर रहा था और मैं उसको लिखवा दूँ, तो मसला तो तब है ना कि अगर वो वाली कॉपी को यूज़ करो, अगर वो अपने पास रजिस्टर उसको कर ले तो मसला हल हो जाए। तो राइट आफ्टर रीड का मसला हमारे पास हल हो जाएगा कि आप इशू के वक्त आप कहते हैं ओके सॉरी मैंने पीछे वाली स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, पिछले वाली स्टेटमेंट एक्चुअली यही बात कर रही है कि सपोज इंस्ट्रक्शन इज नॉट डिस्पैच बाय इशू स्टेज इफ रीड आफ्टर राइट। तो जो रियल डिपेंडेंस है रीड आफ्टर राइट वो एग्जिस्ट करती है, तो हम नहीं करते। और ऑपरेंड्स आर लैच बाय फंक्शनल यूनिट ऑन इशू, ये वो वाली बात है जो मैं अभी कर रहा था कि अगर लैच करें उधर अपने पास रजिस्टर कर लेना, अगर डिवाइडर अपने पास रजिस्टर कर लेता है जब भी मैं उसको इशू करता हूँ, तो आप पीछे से कोई चेंज हो भी जाए, कोई बाहर है क्या? एसी ऑन है, ठीक है, ये भी एक टीवी का काम करता है, सारों की नज़र उधर चली जाए। एसी को ऑन करना है या ऑन करना है? चले कर दे, तो क्लास से पहले। ओके सो मैं क्या बात कर रहा था, मेरा ट्रेन ऑफ थॉट जो है ना वो तोड़ दी। तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैंने डिवाइड को जब इशू किया उसने बाद उस अपनी कॉपी बना ली है जिनको उससे डिवाइड करना है, अब पीछे मैं चेंज भी करता रहूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रीड आफ्टर राइट तो मेरा रीड आफ्टर राइट नहीं सॉरी राइट आफ्टर रीड तो मेरा रिजॉल्व हो गया, ठीक है। तो राइट आफ्टर रीड रिजॉल्व हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट के ऑपरेंड्स आर लैच बाय फंक्शनल यूनिट। हर फंक्शनल यूनिट अपने पास कॉपी बना लेता है जो भी उसने जिसके ऊपर काम करना है। तो इसका मतलब है कि राइट आफ्टर रीड रिजॉल्व होगी। राइट आफ्टर रीड जो है उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि स्टिल मसला आ रहा है। तो हमारे राइट आफ्टर रीड हैज़र्ड खत्म हो गया, राइट आफ्टर राइट स्टिल आ रहा है। तो इसका क्या नेट इफेक्ट हो गया? इसका नेट इफेक्ट ये हुआ कि मुझे ये दोनों सोर्सेज रखने की ज़रूरत ख़त्म हो गई। समझ आ रही है बात? क्योंकि इन सोर्सेज को कौन चेक कर रहा था? सिर्फ राइट आफ्टर रीड। राइट आफ्टर रीड में हम चेक कर रहे थे कि मैं जिस पे लिखवा रहा हूँ पिछली वाली इंस्ट्रक्शंस जो थी क्या वो उसको रीड तो नहीं कर रही थी। अगर जो भी पिछली वाली इंस्ट्रक्शंस थी उन्होंने अपने साथ अपना डाटा रखा हुआ था तो हमें उसके सोर्स से कंपेयर करने की ज़रूरत ख़त्म हो गई, ठीक। अच्छा तो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। तो अब हमें सिर्फ पिछली इंस्ट्रक्शंस की डेस्टिनेशन चाहिए, एक चाहिए कि फंक्शनल यूनिट बिजी है कि नहीं चाहिए, ठीक है, और अपनी डेस्टिनेशन तो हमारे पास है ही है। तो हमने अपने सोर्सेज को कंपेयर करना है विद पिछले वाले की डेस्टिनेशन टू मेक श्योर कि हमारा वो तो नहीं आ रहा, रीड आफ्टर राइट तो नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा अब इसको भी मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब लेट्स से कि मेरे 32 रजिस्टर हैं, कामी ज़रा इधर आ जाए, कामी भी स्टूडेंट्स की तरह ना मोबाइल पे हो जाता है थोड़ी देर। अगर कामरान जो है ना वो साथ साथ ये करता जाए, जितने उसने लेक्चर बनाए हैं तो वो सबसे उसकी PhD हो जानी थी अभी तक, है ना, चीता हुआ मुझे होना, ठीक है। तो ये हमारी रेक्स फाइल असल वाली है लेट्स से, ठीक है। तो हम लेट्स से कि हम एक काम इससे भी सिंप्लीफाई ये कर सकते हैं कि हर रजिस्टर के लिए ना एक सिंगल बिट रख दें, ठीक है, हर रजिस्टर के लिए एक सिंगल बिट रखते हैं और हम कहेंगे ये पिछली वाली इंस्ट्रक्शंस की डेस्टिनेशन है, ठीक है। जब भी मैं कोई इंस्ट्रक्शन इशू करता हूँ वो कहती है कि जी मैं F1 पे लिखवा रही हूँ लेट से, तो मैं इधर आकर सॉरी ये वाला था, शुरू में सारे जीरो हैं, F1 पे 1 लिखवा दिया। एक और इंस्ट्रक्शन आती है वो कहती है कि मैं F4 पे लिखवा रही हूँ, सॉरी 3 पे लिखवा रही हूँ, ठीक है, उसने इस पर आकर 1 लिखवा दिया, ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं ये पूरे डेस्टिनेशन हर एक की संभाल के रखूँ, ठीक है, कि 5-5 बिट की डेस्टिनेशन तमाम इंस्ट्रक्शन के लिए रखूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ कि एक बिट वेक्टर बना दूँ और उसकी जिस बिट पे 1 आ रहा है इसका मतलब है वो वाले रजिस्टर लिखे जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं जो करंट इंस्ट्रक्शन चल रही हूँ, ठीक है, मैंने चेक करना है रीड आफ्टर राइट तो नहीं आ रहा, तो मैं ये मेरी इस वक्त की इंस्ट्रक्शन है जो हमने पढ़ी थी, इसके अंदर हमने कहा था कि एक सोर्स 1 होता है एक सोर्स 2 होता है, राइट, पढ़ा था ना। तो मैंने चेक करना है कि यार इस नंबर वाले रजिस्टर के ऊपर कहीं 1 तो नहीं पड़ा हुआ, एक बिट वेक्टर में 1 तो नहीं पड़ा हुआ, तो मैं बड़े आराम से क्या कर सकता हूँ, एक मार्क्स लगा दूँ और मैं इसको उसकी सिलेक्ट लाइन बना दूँ। तो क्या होगा कि अगर लेट से कि ये भी F3 को कह रहा था तो ये F3 की वजह से इधर 1 आ जाएगा, अगर नहीं इधर तो कोई पिछला लिखवा रहा है, ठीक है। और अगर मैं F2 सोर्स 1 होता तो यहाँ से
ज़ीरो आ जाना था ये वाला उसके बजाय, राइट। सो हमारा जो सोर्स 1 है उसके लिए हमने एक मार्क्स लगा दिया। इसी तरह यही काम मैंने सोर्स 2 के लिए भी किया, क्योंकि कोई एक भी यानी दोनों सोर्सेज में से कोई भी डिपेंड कर रहा हो तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इधर भी आ गया। अब यहाँ पर जो मेरे पास अगर इनमें किसी एक में भी 1 आ गया, इसका मतलब है कि मुझे अभी इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। तो ये वो वाले केसेस हैं कि जिसमें हमें इंतज़ार करना चाहिए। तो रीड आफ्टर राइट के लिए मैंने दोनों सोर्सेज को देख लिया। इसी तरह मेरी डेस्टिनेशन है, राइट आफ्टर राइट के लिए मुझे क्या करना था, मुझे चेक करना था कि क्या मेरी डेस्टिनेशन तो नहीं इनसे मैच कर रही। अच्छा चलो एक और मार्क्स लगा दो, तुझी भी आ जाओ ये मेरा एक तीसरा आ गया, ठीक है। तो ये सोर्स 1 का कंपैरिजन हो गया, ये सोर्स 2 का हो गया, ये डेस्टिनेशन का हो गया। मैंने तीनों को और किया, मैंने कहा इनमें से कोई भी आ रहा है ना तो इसका मतलब है कि अभी इशू नहीं करना, ठीक है। तो कोई भी 1 आ रहा है तो इसका मतलब है मुझे इशू नहीं करना, ठीक है। तो नहीं करना को अगर मैं करना है कह दूँ तो मैं इसको नॉट भी लगा सकता हूँ कि यार अगर ये नहीं आ रहा 1 तो इसका मतलब है इधर से इशू क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ आ रही, ठीक है। तो मैं ये 3 बिट वेक्टर, इसके अलावा मुझे क्या करना था, मेरे पास एडर मल्टीप्लायर वगैरह सारे पड़े हुए थे, राइट। उनका भी मैं एक बिट वेक्टर बना सकता हूँ कि ये फंक्शनल यूनिट नंबर है, ठीक है। ये FU1 है, ये FU2 है, FU2 FUN है, ठीक है। और मैं बिट वेक्टर इधर बना दूँ उसका, ठीक है। तो जो भी बिजी है इसमें उधर 1 लिखवा दूँ, जो बिजी नहीं है उस पर 0 लिखवा दूँ। तो मैं यहाँ पर जो ऑप कोड आ रहा था और जो फंक्शन की बिट जो भी आ रही थी उनकी बेस पे मैं इधर एक मक्स, या हो सकता है कि मक्स से मिला के थोड़ा सा कोई और स्ट्रक्चर मुझे बनाना पड़े, क्योंकि हो सकता है एडर की मल्टीपल यूनिट्स हों, ठीक है। तो मैं उन सारों को अलहदा से एक बिट बना के आगे निकाल दूँ, ठीक है, कि कोई भी एडर फारेगा तो इसका अंदर मैं चला सकता हूँ ना। तो मैं उनको आपस में कह दूँ कि कोई एक भी अगर बिज़ी नहीं है तो इसका मतलब है कि आई एम ओके, ठीक है। तो कोई एक भी बिज़ी नहीं है कि मतलब बिज़ी किसी एक का भी 0 है तो इसका मतलब है काम चल जाएगा। तो किसी एक कोई एक भी 0 हो तो आगे 1 आ जाए, ये करना हो तो हम क्या करेंगे, हम 0 फाइंड करने के लिए आप ऐड कर देते हैं सारे, जो अगर 4 एडिंग यूनिट की 4 बिजी की बिट्स आ रही थी तो मैं इनको ऐड कर दूंगा, तो अगर कोई एक भी 0 हुआ तो इधर 0 आ जाएगा, और उसके आगे मैं अगर नॉट कर दूंगा तो ये कह देगा अवेलेबल, और अगर मैं इसी को यूज़ कर दूंगा तो ये काइंड ऑफ बिजी वाला बन जाएगा कि अगर 0 हुआ तो इसका अंदर आगे 0 आ गया तो बिजी नहीं है, यानी कि फ्री है। जब सारे के सारे 1 होंगे तो इसका अंदर है कि सब के सब बिजी हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो एडर वाली जगह है मैं उसको बजाय एक एक 4 अलहदा रखने के मैं पीछे एक एंड गेट लगाकर ये वाली बिट रख दूँ उधर कि यार कोई ना कोई फंक्शनल यूनिट इस वक्त अवेलेबल है, ठीक। तो अब मैं इसको भी इनके साथ अगर मिला लूँ, ठीक है, कि अगर ये या कह लो कि अगर फंक्शनल यूनिट बिजी है तो फिर तो मुझे वैसे ही रोक देना चाहिए। तो मैं इसको एक तरीका ये हो सकता है कि इसके साथ ऐड कर दूं कि अगर ये फंक्शनल यूनिट बिजी नहीं है तो ये चल जाए, ठीक है। अभी मैं वैसे देख लूँ केयरफुली कि अगर ये कोई भी एक बिजी ना हुआ तो 0 आ जाएगा, तो मुझे इसको इसका नॉट कर देना चाहिए, ठीक है। ये वो एंड वाला है, और बेसिकली ये सिर्फ एक ऐड नहीं है, ये वाला बिट वेक्टर है जिसमें से एक ऐड वाले का लेट से इस तरह आ रहा था और ये ऑप कोड वाज अ मक्स, ठीक है। तो ऑप कोड अगर ऐड का था तो ये वाली बिट आ जाएगी, ऑप कोड अगर मल्टीप्लाई का था तो इसी तरह मल्टीप्लायर का कुछ आ रहा होगा, अगर डिवाइड का था तो डिवाइडर का आ रहा होगा, और ये यहाँ से निकल आएगा कि हाँ जी ये अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर ये अवेलेबल हो और कोई हैजर्ड ना आ रहा हो तो ठीक है, कर दो इशू, ठीक है। इधर हमने ये एक लाइन बना दी, जान दो, ठीक है। जो हम कहते हैं ना कि जान दो जो इशू, समझ आ गई? ओके, सो जो अगली स्लाइड पे था ना वो समझे कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ना ये उसी की डिफरेंट फॉर्म है कि बिट वेक्टर टू रिकॉर्ड द रजिस्टर फॉर विच राइट आर पेंडिंग। तो WP ऑफ रेज नंबर जो लिखा हुआ है तो दिस इज अ मक्स कि राइट पोर्ट ऑफ रेज नंबर। तो ये बेसिकली ये वाला जो हमने मक्स बनाया था ये उसकी बात कर रहा है,
ठीक है। और ये आपको फिर दोनों कहते हैं उसके लिए बनाना पड़ेगा। इन बिट को सेट कौन करेगा? जो इशू कर रहा है। जब मैं इशू कर रहा था इंस्ट्रक्शन को तो मैं इसको सेट कर दूंगा, जब वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी तो मुझे ये क्लियर करनी है। तो मुझे हार्डवेयर में इस बिट वेक्टर को मेंटेन करने के लिए सपोर्ट डालनी पड़ेगी कि इसको इसकी जो हर बिट है वो जैसी कंप्लीट होती है इंस्ट्रक्शन तो वो जो सी बिट के कॉरेस्पॉन्डिंग कंप्लीट हुई है वो क्लियर हो सके। ठीक, ओके। और ये जो ऊपर हमने कहा है बिजी FU, वो ये वाला है, या जो मैंने बाद में यहाँ पर बना दिया, तो ये और ये बेसिकली सेम ही है। ठीक है, तो ये जो फंक्शनल यूनिट बिजी है या नहीं, वो फंक्शनल यूनिट की अवेलेबिलिटी बता रहा है कि बिजी है कि नहीं है। ठीक है, और जो आपका डेस्टिनेशन के साथ मैच करना है आखिरी, वो ये वाला है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं ये हमने बना लिए। तो अगर ये हम चारों चीज़ें अपनी तरफ से मैच कर लें तो इसका मतलब है कि हम इशू कर देते हैं। एक चीज़ रह गई है, तो ये अब इन समरी ये दो जो हैं ये 2 मार्क्स हैं जो हमने बनाए हैं। मैंने कहा था कि किसी भी वेक्टर के अंदर से उठाना जो है दिस इज़ अ मार्क्स, दिस आर 2 मार्क्स। ये वाला मार्क्स है, ये राइट बैक वाला जो आखिरी हमने डेस्टिनेशन के साथ वाला मार्क्स बनाया। तीनों चीज़ें चेक की, चारों चीज़ें चेक की, इसका मतलब है इशू हो सकता है। एक चीज़ इसमें भी स्लाइड्स पे भी नहीं लिखी हुई लेकिन वो मैटर करती है, वो है कि राइट पोर्ट का हमने अभी तक चेक नहीं किया इसमें, कि अगर ये तो नहीं है कि मैं जब इसको इशू कर दूं तो ये और कोई और इंस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम कंप्लीट हो जाए और जो हमारा रजिस्टर फाइल है उसमें हम लिखवा ही ना सकते हो। ठीक है, तो राइट पोर्ट ओवर सब्सक्राइब्ड होने का जो स्ट्रक्चरल हैजर्ड है कि राइट पोर्ट एक ही है, वो इसमें नहीं लिखा हुआ। उसका एक हल ये हो सकता है कि हम मल्टीपल राइट पोर्ट्स रख लें। ठीक है, या तीसरा तरीका होगा कि फिर यानी जब आप एक्चुअल में ऐसा कोई प्रोसेसर बनाने जाएं तो फिर आप उसका भी ख्याल रखना है आपने। ठीक है, तो इशू की स्टेज में दिस इज़ नॉट द फुल स्टोरी, इसके साथ कुछ समथिंग कोई लॉजिक आएगी जो कि चेक करिए, या इधर अलहदा एंड क्या लगाना है, इसी एंड के साथ एंड कर देते हैं। ठीक है, राइट बैक स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना हमने इसका कुछ रिजॉल्व करने का कुछ करना है। ठीक है, कि वो तो नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि अगर 2 पोर्ट भी लगा दें तो हो सकता है कि 3 इंस्ट्रक्शन आ जाए। ठीक है, तो हमें कोई उसके लिए चेक बनाना पड़ेगा, कोई लॉजिक बनानी पड़ेगी जो कि कंपेयर करे कि यार कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि मल्टीपल चीज़ें इधर लिखवा रही। ठीक है, तो यहाँ तक केस क्लियर होगी। ओके, तो ये जो काम हमने पूरा किया ना इसको हम कहते हैं स्कोर बोर्ड। ठीक है, चाहे हम बिट वेक्टर से कर लें, चाहे हमने जो शुरू में वो टेबल सा बनाया था उस तरह कर लें, इट्स स्टिल स्कोर बोर्ड, जिसका अहम बात यह है कि हम इन ऑर्डर इशू कर रहे हैं लेकिन आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीशन अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारा इशू करते हुए हमने आउट ऑफ ऑर्डर नहीं किया, इशू इन ऑर्डर ही कर रहे हैं, कंप्लीशन आउट ऑफ ऑर्डर भी अलाउ कर रहे हैं। ठीक, अच्छा ये अब इसकी एग्जांपल है। ठीक है, एंड इट्स ऑल्सो समवट इस किस्म की मैं आपको कोई असाइनमेंट भी दे दूंगा, और टिपिकली ये इट्स अ कह लेंगे हाईली लाइकली एग्जाम क्वेश्चन एज वेल कि आप ये इस किस्म का कुछ प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो ये आपकी स्कोर बोर्ड की अंडरस्टैंडिंग को जाहिर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस बताया कि ये इंस्ट्रक्शंस चलनी थी। ठीक है, तो अब वो एक्चुअल में कैसे स्कोर बोर्ड पे एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अज्यूम किया है कि जो इंटीजर इंस्ट्रक्शन है वो एक साइकिल में कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो ऊपर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है 1, इसका मतलब है वो एक साइकिल में कंप्लीट, जो चीज़ एक साइकिल में कंप्लीट हो जाती है उसके लिए अभी हमने फिलहाल एक ही कॉलम बना दिया है, क्योंकि हम इधर शो करना चाह रहे हैं कि हर स्टेज में हम उससे अगले पे मूव कर देंगे उसको। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, तो हर साइकिल में इंस्ट्रक्शन किस किस स्टेज पे आएगी ये मैं समझ आती, तो इसको ज़रा ध्यान से समझते हैं। जो ऐड है वो भी लेट से एक साइकिल लेता है फ्लोटिंग पॉइंट का, मल्टीप्लायर जो है वो लेट से लेता है 3 साइकिल, डिवाइडर लेता है 4 साइकिल, फिर उसके बाद राइट बैक स्टेज है। ठीक है, ये जो राइट साइड है ना, इधर हम देख रहे हैं कि कौन कौन से रजिस्टर रिजर्व फॉर राइट से, तो वो समझे कि वो जो हमने बिट वेक्टर बनाया था ना उनमें कौन कौन सी एंट्री पे 1 आ रहा है वो हमने देखना है। तो जब भी कोई इंस्ट्रक्शन इश्यू होगी तो जिधर वो लिखवा रही है वो हमने इसके अंदर सेव कर देना। ठीक है, तो लेट से कि पहली इंस्ट्रक्शन है डिवाइडर की, वो किस पे लिखवा रही थी, F6 पे, तो इसका मतलब है वो इस डिवाइडर वाले यूनिट पे आ जाएगी। राइट, तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि इसको डिवाइडर पे कर दो इशू, और ये जो बिट वेक्टर था उसके अंदर हमने 6 नंबर वाली बिट को 1 कर दिया, तो उसको हमने लिखा हुआ कि F6 पे लिखवा रहा है। ठीक,
अच्छा, अब हम हर साइकिल में इसको एक एक आगे ले जाते जाएंगे F6 को, ताकि क्योंकि ये 4 साइकिल कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो पहले साइकिल में T0 साइकिल में डिवाइडर की इंस्ट्रक्शन इशू होगी। अब अगली आई लोड की इंस्ट्रक्शन, F2 पर इसने लिखवाना है। क्या ये F6 पर डिपेंड करती है? नहीं करती। तो क्या इसको इशू किया जा सकता है? किया जा सकता है। अगले साइकिल में हम इसको इशू कर देंगे। हम कहेंगे कि ठीक है, इंटीजर और लोड का यूनिट हमने सेम अज्यूम किया हुआ है, क्योंकि वही इंटीजर यूनिट जो होता है उसी में ही आप एडर के अंदर बेस और ऑफसेट ऐड करते हैं ना, तो उससे आपका एड्रेस बनता है। तो हमने F2 पे लिखवा दिया कि ये F2 को लिखवा रही है और वो उधर हमने उसको एलोकेट कर दिया। ये डिवाइडर उस वक्त एक साइकिल आगे जा चुका है, तो F6 को हमने अगले साइकिल में एक साइकिल आगे ले गए, ठीक है। असल में इस तरह की कोई तस्वीर नहीं बनती, ये जस्ट टू एक्सप्लेन है कि एक्चुअली डायनामिक्स चल कैसे रही हैं, ठीक है। असल में तो हम वो खुद ब खुद वो 4 साइकिल बाद कह देगा कि मैं कंप्लीट हो गया हूँ, वो उसके अंदर पाइपलाइन स्टेज चल। तीसरी इंस्ट्रक्शन आ गई मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई किस पर डिपेंड कर रही है? F2 और F4 पे रीड कर रही है, F0 पर लिखवा रही है, पीछे वाली इंस्ट्रक्शन F2 पर लिखवा रही है, ठीक है। वो भी राइट बैक नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि वो भी एग्जीक्यूट पे है, उसने राइट बैक वाले पे आना है। तो इसका मतलब है इस वक्त मैं नहीं कर सकता है इसको एग्जीक्यूट, क्योंकि वो भी राइट बैक नहीं हुआ। अगले साइकिल में हम गए, वो राइट बैक पे आ गया, क्योंकि वो एक ही साइकिल का था। वो F2 एक ही साइकिल का था, वो कंप्लीट हुआ तो वो राइट बैक पे आ गया। राइट बैक पर आ गया तो इसका मतलब है कि इस साइकिल में राइट बैक हो जाएगा। अगले साइकिल में हम इंस्ट्रक्शन को इशू कर सकते हैं, तो अगले साइकिल में हमने इंस्ट्रक्शन इशू कर दी, ठीक है। अच्छा, इधर हम देखो सोर्सेज को नहीं लिख रहे, हम क्या लिख रहे हैं? वो लिखवा क्यों? क्योंकि हमने शुरू में कह दिया ऑपरेंड्स लैच हो जाते हैं हर एक के पास, तो वो राइट आफ्टर रीड वाला मसला तो आना ही नहीं, ठीक है। तो हमें सिर्फ जो पिछली इंस्ट्रक्शन है उनकी डेस्टिनेशन से गर्ज है, ठीक है। तो ये किस पे लिखवा रही है? यानी कि इस कॉलम से गर्ज है, ठीक है। तो इसने ये किस पे लिखवा रही थी? F0 पे, ठीक है। अगेन इस साइकिल में एक और दो नोट करने वाली चीज़ें हैं कि क्योंकि पिछले साइकिल में राइट बैक हो गया, तो इस साइकिल में F2 फ्री है, तो हमने इधर से F2 हटा दिया, ठीक है। और इस वजह से ये इशू हो सकी है, क्योंकि आप पेंडिंग वाले रजिस्टर में, क्योंकि असल में हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। ये वो वाला बिट वेक्टर है जो मैंने थोड़ी देर पहले बोर्ड पे बनाया हुआ था, जिसको हम चेक कर रहे थे कि भाई कौन कौन सी बिट्स वन है। शाबाश मुनीब, शाबाश, लगे रहो दोनों, मोबाइल पर ही, वेरी गुड, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इस पेपर में आ जाएगा, ठीक है। अपने लिए कुछ कर लो, कोई मसला नहीं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी है? I4, ठीक है। ये F6 पे और F2 पे डिपेंड करती है। क्या ये इशू हो सकती है अगले साइकिल में? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसकी सोर्स जो है वो पिछले वाले के डेस्टिनेशन पे, तो एक मार्क्स जो है वो कह रहा है, वो जो पीछे हमने लॉजिक बनाई थी वो कह रहा है कि नहीं नहीं भाई ये तो अभी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा वो आगे रिजल्ट जो आएगा कि नहीं 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 अभी नहीं, ठीक है। तो इस साइकिल में तो नहीं इशू हो सकती। तो इस साइकिल में क्या होगा? F6 कहाँ पर जाएगा? डिवाइडर कंप्लीट हो गया, अब राइट बैक पे चला गया, ठीक है। तो अगले साइकिल में ये राइट बैक पे चला गया, जो हमारा मल्टीप्लाई था वो एक साइकिल आगे बढ़ गया, ठीक है। ये क्योंकि राइट बैक हो गया, तो क्या अगले साइकिल में डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी? क्योंकि F6 अब उड़ जाएगा इधर से, अगले साइकिल में F6 उड़ जाएगा, तो ये F6 पे डिपेंड कर रहा था, तो वो अब इसकी डिपेंडेंस का मसला खत्म हो गया। F4 F2 क्या इधर है? नहीं है, F2 नहीं है। इसका मतलब है कि अब इसका कोई मसला नहीं है, इसको हम चला सकते। तो अगले साइकिल में हम इसको इशू कर देंगे, ठीक है। ये इशू किया, F8 इधर आ गया और F8 साथ इधर भी एंटर कर दिया हमने, ठीक है। और पैरेलल में मल्टीप्लायर जो है वो कंप्लीशन पे पहुंच गया। इससे अगली इंस्ट्रक्शन अगले साइकिल में सब्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड कर रही है? F0 और F6 पे। F0 अवेलेबल है? नहीं, क्योंकि F0 इधर अभी है, अभी राइट बैक पे नहीं पहुंचा हुआ। कौन सी? F0 जो है ये मल्टीप्लायर का टारगेट था, मल्टीप्लायर के 3 साइकिल हो गए हैं, लेकिन अभी राइट बैक पे नहीं आया, ठीक है। जब तक राइट बैक नहीं होगा तब तक हमें इंतजार करें, ठीक है। तो एक साइकिल अब मजीद इंतजार होगा कि वो राइट बैक हो जाए, ठीक है। जब राइट बैक हो जाएगा तो अगले साइकिल में अवेलेबल हो जाएगा। तो अगले साइकिल में राइट बैक हो गया F0, राइट। हमने इशू नहीं की इंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्योंकि राइट बैक अभी नहीं हुआ था। उससे अगले साइकिल में क्योंकि अब F0 राइट बैक हो गया तो इधर से उड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, साथ साथ ये जो अंडरलाइन हुई आ रही है ये कंप्लीट होती जा रही है, ठीक है। जो जो राइट बैक होती जा रही है हमने उसके साथ साथ बता दिया कि ये कंप्लीट होगी, ठीक।
अच्छा, अब क्या इशू कर सकते हैं हम i5 को? अब ना F0 इधर से अगले साइकिल में उड़ जाएगा बिकॉज वो राइट बैक हो गया है, तो F0 का मसला नहीं है। F6 ऑलरेडी इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब है अब इसको हम इशू कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसको इशू कर देंगे, ठीक है, इशू कर देंगे। और ये इंस्ट्रक्शन हमारी थी सब्ट्रैक्ट की, तो हमने ऐड और सब्ट्रैक्टर सेम होता है, तो ऐड वाले यूनिट में इसको इशू किया, इधर F10 डाल दिया। उसे एक साइकिल लेने, इस स्लाइड पे एक साइकिल का मतलब 2 साइकिल, यानी एक साइकिल एग्जीक्यूशन का, एक साइकिल राइट बैक का। अगर आप, मैंने पेपर में आपको बताया होगा कि इतने साइकिल लेता है और आप उसमें राइट बैक को शामिल कर रहे हैं, तो आपको साथ अपना क्लियरली लिख देना ही है कि मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ। अगर आपने उस असम्पशन से भी किया तो मैं उसके नंबर भी दे दूंगा, बिकॉज यूर उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो ठीक है। अभी भी जो आपके पेपर थे उनमें अगर किसी ने वो टैग इंडेक्स वगैरह पहले पार्ट में गलत निकाल लिया था, लेकिन दूसरे पार्ट में उस गलत अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ठीक बिट्स निकाल दी थी, तो मैंने दूसरे पार्ट के नंबर नहीं काटे, दूसरे पार्ट में मैंने उसके हिसाब से नंबर दे दिए, क्योंकि ठीक है आपने पहले पार्ट में गलती की थी, वो गलत निकले तो उसके हिसाब से कुछ बिट्स चेंज हो जाएंगी, लेकिन आपको इसका मतलब है कन्वर्ट। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि अगर आपने कोई डिफरेंट अजम्पशन लिया, बट यू हैव टू बी क्लियर अबाउट इट कि मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, वो आप लिख देंगे मेरी ये अजम्पशन है, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। i5 जो है वो इशू होगी, क्या i6 इशू हो सकती है अगले साइकिल में? इसका डेस्टिनेशन मैच नहीं कर रहा है, इसका सोर्स मैच कर रहा है, F8 और F8, ये भी F8 है, ये भी F8 है। हाँ नहीं होगी अभी एक साइकिल, 2 साइकिल लगेंगे, बिकॉज अभी वो एक साइकिल इसको इधर डिवाइड होने में लगेगा और एक साइकिल राइट बैक होने में लगेगा, ठीक। तो ये एक साइकिल डिवाइड होने में लगा, उतनी देर में F10 वाली कंप्लीट हो गई, लेकिन ये तो F8 पे डिपेंड करती थी, तो F8 अभी भी राइट बैक नहीं हुआ, तो एक और साइकिल हमने वेट किया, वो F8 कंप्लीट हुई, राइट बैक भी होगी, अब वो इशू हो जाएगी, ठीक है। और अब इशू हो जाएगी तो ये अगले साइकिल में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो टिपिकल जो इसके से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो इस किस्म का आता है कि आप इस किस्म का मैप बनाकर मुझे दिखा दें या स्कोर बोर्ड बनाकर दिखा दें और मुझे ये बता दें कि कितने साइकिल लेगा ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में। तो एक नेट रिजल्ट ये है कि कितने साइकिल लेगा, और आपने साथ ड्रॉ किया होगा कि कौन सा किधर किधर जा रहा है। हाँ, इसके इसमें ये 12 साइकिल ले रहा है, क्योंकि 0 से 11 तक जा रहा है, तो ये 12 साइकिल आपको कंप्लीट होगा। सो यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी? ओके, सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ये हमारा स्कोर बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस का था वो कवर हो गया। और आप देखेंगे कि शुरू में आप लोग कह रहे थे कि हम खेती बाड़ी कर लेते हैं, हमने नहीं स्कोर बोर्ड पढ़ना, लेकिन पढ़ने के बाद इतना मुश्किल भी नहीं था, ठीक है। तो ये नहीं है कि बंदे की कोई चिट्टी चमड़ी हो, अमेरिका में पैदा हो तभी वो प्रोसेसर बना सकता है, हमारी तरह ब्राउन लोग भी अच्छे अच्छे प्रोसेसर बना सकते हैं। एक्चुअली पाकिस्तान के कुछ बंदों ने किया भी हुआ है ये। यहाँ का एक थे अतीक रज़ा, उन्होंने AMD में काफ़ी, जो उनका मेन प्रोसेसर था जिसने इंटेल को बीट किया था, वो पाकिस्तानी था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने कदर नहीं की बंदे की तो वो बाहर ही रहा। लेकिन ये हमारी पाकिस्तान की स्टोरी है कि हम हमेशा जो सही बंदा होता है उसकी कदर नहीं करते। चलें जी, ठीक है, यहाँ पर रोक दें।